हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक विदाउट लॉजिक में। हिस्ट्री की 2 क्लासों के बाद ये तीसरी क्लास पॉलिटी की है। इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी जो 2-3 दिन पहले जो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ उससे भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन की सीट है इसी से 5-6 क्वेश्चन एज इट इज़ सीपीओ के एग्ज़ाम में आए थे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से आप पढ़िएगा। तो बिना किसी देरी के हम सीधे अपने क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। भारत में अगर हम संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो भारत में संविधान सभा के चुनाव 1946 में हुए थे और वही जुलाई अगस्त का महीना था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई या अगस्त के महीने में, और इसकी जो पहली बैठक है वो नवंबर महीने में हुई थी। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि 1949 में यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो जो अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के संविधान में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन ए। वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन ए। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ये संविधान का सर्वाधिक प्रभावी अधिनियम है और इसका रिलेशन संघीय न्यायालय से है। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे। देखिए कई बार क्या होता है कि प्रश्न में ही हमको कुछ जानकारी दे दी गई होती है जो कहीं ना कहीं चल कर के किसी प्रश्न का उत्तर बन जाती है। इसमें भी दिया है कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। शायद आपको ना पता हो तो इस प्रश्न से आपको ये भी पता चल गया कि जो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या थी वो 389 थी। अब हम बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा को हम 2 रूपों में समझ सकते हैं। एक तो जिसमें 11 प्रांत समझ लीजिए आप, और 11 प्रांतों में 292 सीटें थी और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे यानी चीफ कमिश्नरी प्रोविंस जो थे उनमें 4 सीटें थी। तो कुल सीटों की संख्या 389 थी, 292 सीटें प्रांतों की और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो ये हुई 296 सीटें और 389 कुल थी। तो यानी कि शेष 93 सीटें जिनमें कि रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है और पूरा नंबर लेकर के आप अगले प्रश्न पर कदम रखेंगे। अगला प्रश्न है संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरीश चंद्र मुखर्जी या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम संविधान सभा की बात करें तो ये जो कि ऑप्शन डी में दिए हुए हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अंतरिम या अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। ये तो यहाँ पर आंसर होंगे नहीं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको स्थायी अध्यक्ष माना जाता है। ये भी उत्तर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा का उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे सी ऑप्शन यानी हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था। तो भारत का मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित किया गया था। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। और अब हम संविधान की बात करें तो संविधान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। वैसे आपको जानकारी होगी लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको और ऐड कर देते हैं। तो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान की जो हस्तलिखित प्रति है वो प्रेम नारायण रायजादा ने तैयार की थी, यानी उन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। और चित्रकारी की बात करें तो उसमें जो चित्रकारी की गई है वो नंदलाल बोस ने की थी और उसका हिंदी में अनुवाद वो बसंत कृष्ण ने किया था। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित होगी। और हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यानी 6वां प्रश्न है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस
26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसमें ये लिखा है कि 26 नवंबर 1949, वैसे मतलब भारत का संविधान दिवस जो है वो हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को पहली बार मनाया गया था। और उसका रीज़न ये है, एक्चुअली 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकारा गया था, यानी स्वीकृति जो मिली थी वो 26 नवंबर 1949 को मिली थी। और कई बार ये कहा जाता है, कई बार क्या हमेशा यही कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। लेकिन कई पुस्तकें ये कहती हैं कि 26 नवंबर 1949 को भी संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था, क्योंकि जब ये स्वीकार किया गया तभी से कुछ प्रावधान, मतलब नागरिकता और निर्वाचन संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो 26 नवंबर 1949 को है वो संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। तो यहाँ पर ए सही है या बी सही है या दोनों गलत हैं या दोनों सही है। तो ए ऑप्शन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। और बी ऑप्शन है, लेमेस्टर इस अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो अगर इसकी हम बात करें तो जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कर दी गई थी। लेकिन जो ऑप्शन बी है, यानी लेमेस्टर इस अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। लेमेस्टर इस अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा और ऑप्शन ए आंसर ए से भी मैच करता है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका ये अर्थ है कि जो गणतंत्र की परिभाषा कही जाती है कि गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, तो भारत में जो लोकतंत्र या गणतंत्र है तो वो जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। यानी यहाँ पर जनता द्वारा एक अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित है, इसका यही अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दी गई है। भाग 17, 18, 19 या 20। तो अगर हम संविधान के संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में दी गई है और ये दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यानी भाग 20 बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें आप टिक करिए, नंबर लीजिए और आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न है कि कौन कहता है कि भारत एक अर्धसंघीय अर्थात कम संघीय और अधिक एकात्मक है। तो ये प्रश्न आप एक बार फिर से पढ़िए। कौन कहता है कि भारत एक अर्धसंघीय अर्थात कम संघीय और अधिक एकात्मक है। डी बसु, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.सी. वेयर या सर आइवर जेनिंग्स। तो यहाँ पर जो के.सी. वेयर हैं इन्होंने कहा था कि भारत एक अर्धसंघीय अर्थात कम संघीय और अधिक एकात्मक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा और आप अगले प्रश्न की ओर चल देंगे। ये जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं शायद आपको इंटरेस्टेड ना लग रहे हों, लेकिन आप पूछे जाते हैं तो आपको आंसर भी देना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नवीं अनुसूची या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अगर हम बात करें प्रस्तावना की तो प्रस्तावना में ही ये आता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रस्तावना में ही कहा गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, भारतीय संसद को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के तहत एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए कि
कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। हम इसमें चारों आर्टिकल की चर्चा आपसे करेंगे और चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप आंसर टिक करिए कि कौन सा इसका उत्तर होगा। नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल को है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। जो अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 जो है, इसको एक नया राज्य बनाने का अधिकार है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें यानी अनुच्छेद 1 की बात करें, तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश दिया गया है, लेकिन जो नए राज्यों का निर्माण है वो आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और 13वां प्रश्न है कि नया राज्य बनाने की शक्ति किसमें निहित है। संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और इसका आंसर भी यही होगा कि जो नया राज्य बनाने की शक्ति है वो संसद में निहित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा या दोनों या कोई नहीं। तो पहले कथन पढ़िए। भारत के संविधान के तहत राज्यों के संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो आप दोनों कथनों को पढ़ेंगे बहुत कंफ्यूज होंगे, यह हमें पता है, क्योंकि ये कथन दोनों कंफ्यूजिंग है। देखिए, जो भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर अविनाशी राज्य नहीं है। भारत को ही अविनाशी कहा गया है, लेकिन यहाँ के राज्य अविनाशी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दूसरा है ये बिल्कुल गलत है। पहला ही केवल सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक सही। पहला सही है कि भारत के संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था। तो अगर हम बात करें पुनर्गठन की, तो सन 1953 में पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना था, जो कि इसके गठन के लिए फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी। और फजल अली आयोग ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेकर के भाषाई राज्यों का पुनर्गठन किया था। तो यहाँ पर 1956 जो कि ऑप्शन डी में है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर 1956 में पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पहला भाषाई राज्य जिसका पुनर्गठन किया गया हो वो 1953 में आंध्र प्रदेश था। उसके बाद फजल अली आयोग की सिफारिश के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का, उसके बाद फजल अली आयोग की सिफारिश में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था, जिसके आधार पर फिर भाषाई राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का संघ है या राज्यों का परिसंघ है। तो ये आप भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो अगर हम अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की बात करें, तो 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसका नाम बदल करके 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। ये संविधान के आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में दिया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें अगर आपको मौलिक अधिकार पता है तो आप बिल्कुल सही आंसर दे देंगे, और अगर नहीं पता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेदों के भाग 300A में भेज दिया गया था। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 14 से 32, 13 से 36 या 14 से 35। सही आंसर क्या है।
तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक और भाग 3। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आप मार्क करेंगे, अपना नंबर लेंगे और आगे चलेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? हमने अभी आपको बताया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 44वां संविधान संशोधन था जिसमें मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और उस समय मोरारजी देसाई का शासनकाल था जो कि जनता पार्टी से थे और गैर कांग्रेसी पार्टी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो जो आर्टिकल 19 है यानी अनुच्छेद 19, उसमें आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर हम 22वें प्रश्न की बात करें तो 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है, वो कौन से? तो जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दिया गया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ये 5 समानता का अधिकार 5 भागों में बांटा गया है, ये आप समझ सकते हैं। और आर्टिकल 14 में दिया गया है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, और 15 में है कि भेदभाव पर रोक होनी चाहिए, और 16 पर है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी सरकारी नौकरी के लिए सभी हकदार हैं इस तरह से। और जो अनुच्छेद 17 है वो हमने अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया था, जो कि अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता की बात करता है। और जो 18वां अनुच्छेद है वो टाइटल एबॉलिश की बात करता है, यानी कि उपाधि का समापन, अब किसी को उपाधि नहीं दी जा सकती, इसकी बात करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न है, विधि के समक्ष समता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो जो विधि के समक्ष समता की अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 24वां प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15 निम्नलिखित के आधार पर भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है। तो किसके भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है? ये आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पांचों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप उपरोक्त सभी टिक करके आगे बढ़ेंगे, यानी जो सभी धर्म, मूल, वंश आदि जो भी चीज़ें हैं उनके आधार पर भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है, और ये केवल नागरिकों के लिए, पशुओं के लिए ये लागू नहीं होता। 25वां और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, ये कहाँ निहित है? मतलब किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में ऐसा कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है उसमें अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी के साथ आज की हमारी प्रश्नों की श्रृंखला जो कि पॉलिटी से थे, उनकी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। और मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद ज़रूर आए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और आपका ही चैनल है, अभी नया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ या फिर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।